नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन बिना के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी लाइव क्लासेस में। साथियों, इस सेशन में वैसे तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन पढ़ रहे हैं। वो टॉपिक अपना चल रहा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, विनिमय बिल को अपन पढ़ रहे हैं। लेकिन एट प्रेजेंट आज की क्लास अपनी स्पेशल रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे डेप्रीसिएशन, मूल्य ह्रास से संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद और बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अपने सेशन को। साथियों, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि मूल्यह्रास शब्द की उत्पत्ति। मूल्यह्रास शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा की, किस भाषा की? लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? कुछ शब्द हमारे सामने ऑप्शन में है। डिप्रेशन शब्द, डिप्लेशन शब्द, डेपिएशन शब्द, डोमेशन शब्द। चार शब्द है। चारों शब्दों में से किस शब्द से मूल्यह्रास की उत्पत्ति हुई है? तो मूल्यह्रास जो शब्द है वो लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है साथियों? डिप्लेशन शब्द से बना है। किस शब्द से? डिप्लेशन शब्द। डिप्लेशन शब्द, ये डिप्लेशन की स्पेलिंग जो नीचे दे रखी है वो गलत है। डिप्लेशन शब्द से बना है। और इस डिप्लेशन शब्द का अर्थ क्या है? तो अर्थ आपके सामने यहां लिखा हुआ है। इस परिप्रेक्ष्य में यहां जो डिप्लेशन शब्द है, उस डिप्लेशन शब्द का जो अर्थ है वो हमें क्या दे रखा है? किसी भी संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी को अपन क्या कहते हैं? डिप्लेशन बोलते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न था, जिसमें मूल्यह्रास शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में अपन से प्रश्न पूछा गया था। सेकंड प्रश्न की ओर अपन बढ़ रहे हैं। सेकंड प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जो अपन से ये पूछ रहा है कि किस अवधारणा के अनुसार, प्रश्न को ढंग से समझिएगा, प्रश्न हमसे क्या पूछना चाह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें उत्तर देना है। किस अवधारणा के अनुसार स्थायी संपत्तियों को पुस्तकों में मूल्यह्रास घटा करके दर्शाया जाता है? किस अवधारणा के अनुसार, मतलब किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम फिक्स्ड असेट्स को बुक्स में डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद रिप्रेजेंट करते हैं? ऑप्शन नंबर ए निरंतरता की अवधारणा। ये निरुत्तरता की अवधारणा नहीं है भाई। पहला जो ऑप्शन हमें दे रखा है वो क्या है? निरंतरता की अवधारणा, गोइंग कॉन्सेंट कॉन्सेप्ट है निरंतरता की अवधारणा। निरंतरता की अवधारणा। सेकंड कॉन्सेप्ट है मिलान की अवधारणा। तीसरा ऑप्शन है पृथक अस्तित्व की अवधारणा। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है सभी। तो देखिएगा, प्रश्न के अकॉर्डिंग ही इसका उत्तर हम ऑप्शन में चयन करेंगे। प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है किस अवधारणा के अनुसार स्थायी संपत्तियों को पुस्तकों में मूल्य ह्रास घटाकर के प्रदर्शित किया जाता है। ये जो मतलब कंडीशन है, ये परिस्थिति है, वो कंटिन्यू है। कंटिन्यू का मतलब लगातार आप इन चीजों को प्रदर्शित कर रहे हो, इसका मतलब इसका संबंध हो जाएगा वो निरंतरता की अवधारणा के साथ हो जाएगा। यानी निरंतरता की अवधारणा बोल सकता हूं मैं, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूं? गोइंग कौन कॉन्सेप्ट बोल सकता हूं। उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास घटाने के बाद उन्हें हम पुस्तकों में प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, मूल्यह्रास लगाया जाता है। इस प्रश्न में पीछे वाले प्रश्न में अंतर समझिएगा। पीछे वाला प्रश्न अपन से यह पूछ रहा था कि किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट में एसेट्स को डेप्रिसिएशन घटाने के बाद रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस प्रश्न में हमसे यह पूछा जा रहा है कि मूल्यह्रास किन किन अवधारणाओं के कारण लगाया जाता है। पहला, मिलान की अवधारणा, मैचिंग कॉन्सेप्ट। बताइए मैचिंग कॉन्सेप्ट लागू होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल लागू होगा, क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस वर्ष के खर्चे, जिस वर्ष के खर्चे, जिस वर्ष के खर्चे उसी वर्ष की आय,
उसी वर्ष की आय। यानी अगर आपको किसी वर्ष का शुद्ध लाभ हानि ज्ञात करना है तो सीधी सी बात है, लाभ हानि ज्ञात करने के लिए उस वर्ष के आय और व्यय दोनों का कंपैरिजन करना पड़ेगा। और डेप्रिसिएशन एक प्रकार का क्या है, व्यय है। इसलिए मिलान अवधारणा के अकॉर्डिंग भी डेप्रिसिएशन अपन लगाते हैं। लेकिन प्रश्न के मैं बाकी ऑप्शन भी रीड कर लेता हूं, उसी के अकॉर्डिंग अपन जाएंगे। सेकंड है निरंतरता की अवधारणा। अभी अपन जस्ट पढ़ के आए हैं। गोइंग कॉन्सेंट कॉन्सेप्ट में क्या कहता है कि परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास घटा करके उन्हें बैलेंस शीट में प्रदर्शित करना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग भी डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है। तीसरा है लागत कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप जब भी किसी वैल्यूएशन, किसी परिसंपत्ति का वैल्यूएशन करते हो तो उसके ऊपर मूल्य ह्रास से संबंधित लेखांकन करना जरूरी है। तो इसका मतलब हो गया यहां इसके अकॉर्डिंग तीनों ही बातें अपनी सही बैठ रही है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि मूल्य ह्रास लगाया जाता है। तो यहां मतलब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में बात करूं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही बैठता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 हमें क्या पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 4 में एक परिभाषा पूछी गई है कि संपत्ति के मूल्य के संदर्भ में एक परिभाषा पूछी गई है कि संपत्ति के मूल्य में धीरे धीरे व स्थायी रूप से, संपत्ति के मूल्य में धीरे धीरे व स्थायी रूप से, संपत्ति के मूल्य में धीरे धीरे व स्थायी रूप से होने वाली कमी को ह्रास कहते हैं। ये परिभाषा बताइए किसने दी है। R.N. कार्टनर ने दी है, R.G. विलियम्स ने दी है, स्पाइसर ने दी है या पेगलर ने दी है। ऑप्शन आपके सामने साथियों, फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा कि इसका सही उत्तर कौन सा ऑप्शन होगा। कौन से इस प्रश्न का सही उत्तर है वो कौन सा ऑप्शन होगा। संपत्ति के मूल्य में, किसी संपत्ति के मूल्य में किसी कारण से धीरे धीरे या स्थायी रूप से होने वाली कमी को अपन क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी है, ये परिभाषा दी गई है किसके द्वारा, R.N. कार्टनर के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हालांकि देखिएगा इस चैप्टर से परिभाषाओं से संबंधित प्रश्न कम ही उठते हैं क्योंकि बहुत सारा मैटर पड़ा है। एग्जामिनर इस चैप्टर से चाहे तो कितने ही प्रश्न बना सकता है, इसलिए परिभाषाएं पूछने के कम चांसेस हैं। फिर भी हमें दे रखी है आरबीसी की बुक्स में, तो वहां से अपन एक आधी परिभाषा दे रखी है वो कवर कर ली। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की ओर अपन बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा हमें क्या दे रखा है। प्रश्न संख्या 5 है कि वर्तमान समय में मूल्य ह्रास से संबंधित लेखा मानक कौन सा है। देखिएगा अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो आधार है, वो नियमावली है जिसके आधार पर संपूर्ण लेखाक्रम चलता है। यानी एक बेस प्रदान करते हैं, एक रूल रेगुलेशन प्रदान करते हैं जिनको फॉलो करके कोई भी कंपनी, कोई भी व्यवसाय अपने जो अकाउंटिंग लेखांकन करने की प्रक्रिया है उसे संपन्न कर सकता है। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि वर्तमान में मूल्य ह्रास से संबंधित लेखा मानक कौन सा है। तो देखिएगा अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करूं तो बेसिक कॉन्सेप्ट में तो मूल्य ह्रास से संबंधित अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, वो था AS6, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6। लेकिन वर्तमान में इसके लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो काम कर रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 जिसको अपन बोलते हैं PPE, यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी यानी संपत्ति, प्लांट यानी संयंत्र, व अपने पास उपकरण, इसको अपन क्या बोलते हैं, इको मतलब इक्विपमेंट्स यानी क्या हो गया अपना उपकरण। इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रकार की स्थायी संपत्ति, प्रत्येक प्रकार की स्थायी मूर्त संपत्ति का लेखा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग होता है।
अतः डेप्रिसिएशन का लेखांकन भी वर्तमान में इसी के अंतर्गत किया जाता है। तो प्रश्न आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि ह्रास से संबंधित निम्न में से कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काम करता है, तो आप उत्तर दोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10, लेखा मानक संख्या 10 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाए। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 6, मूल्य ह्रास लगाया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, मूल्य ह्रास किसके अकॉर्डिंग या किस पर लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्थायी अमूर्त, अभी अभूर्त नहीं है, ये मिस्टेक है, अपनी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये अमूर्त है। अमूर्त संपत्तियों पर, स्थायी मूर्त संपत्तियों पर, चालू संपत्तियों पर या सभी पर? बताइएगा। डेप्रिसिएशन का रिलेशन, मूल्य ह्रास जो शब्द है, मूल्य ह्रास जो शब्द है, इस शब्द का सीधा संबंध सिर्फ और सिर्फ कौन सी असेट्स के साथ है? डायरेक्टली मैं बात करूं तो इसका सीधा संबंध है टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स के साथ, यानी स्थायी मूर्त संपत्तियों के साथ इसका संबंध है। और स्थायी मूर्त संपत्तियों से संबंधित ऑप्शन अपना कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, स्थायी मूर्त संपत्तियों के साथ। तो डेप्रिसिएशन का रिलेशन किसके साथ है? स्थायी मूर्त परिसंपत्तियों के साथ। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 7 की ओर अपन बढ़ रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न ये पूछा गया है कि ऐसी कौन सी स्थायी मूर्त संपत्ति है जो स्थायी मूर्त संपत्ति है फिर भी उसके ऊपर ह्रास नहीं लगता? तो इसका उत्तर तो मैं आपको दे देता हूं, इसका उत्तर तो भूमि होगा। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे ये है कि भूमि पर मूल्य ह्रास क्यों नहीं लगाया जाता? रीजन क्या है? भूमि पर मूल्य ह्रास नहीं लगाने का रीजन क्या है? वो रीजन जरूर बताइएगा। प्रश्न आपसे यही पूछ रहा है कि भूमि पर मूल्य ह्रास नहीं लगाने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए मूर्त स्थायी संपत्ति है। भूमि एक मूर्त स्थायी संपत्ति है, बिल्कुल है। इसका मूल्य बढ़ता रहता है, भूमि का मूल्य बढ़ता रहता है, लेकिन इसका डेप्रिसिएशन के साथ क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है। तीसरा, इसका जीवन काल निर्धारित नहीं होता। ऑप्शन डी है सभी कारण है। तो सभी कारण तो नहीं हो सकते, सभी कारण तो नहीं हो सकते, तो ऑप्शन नंबर डी कट हो गया। यह एक स्थायी संपत्ति है, तो इसका डेप्रिसिएशन के साथ सीधा रिलेशन क्या है? संपत्ति है तो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, नहीं लगने की बात है तो यह भी नहीं हो सकता। इसका मूल्य बढ़ता रहता है, अच्छी बात है, यह भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि भूमि पर मूल्य ह्रास इसलिए नहीं लगता क्योंकि भूमि जो है, भूमि है, इसका जीवन काल है, उसे मूल्यांकित नहीं किया जा सकता। देखिएगा, जब हम मूल्य ह्रास जब अपन पढ़ रहे थे या इसके संदर्भ में अपन चर्चा करते हैं, तो मूल्य ह्रास कौन सी परिसंपत्तियों पर लगेगा, इसके लिए कुछ शर्तें हैं। कुछ शर्तें क्या क्या हैं? पहली शर्त है कि वो असेट्स कौन से होने चाहिए? टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स होनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या है महत्वपूर्ण? उसका जीवन काल, उसका जीवन काल क्या होना चाहिए साथियों? निश्चित होना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, वह व्यवसाय में 1 वर्ष से ज्यादा वर्षों के लिए उपयोगी हो, यानी 1 वर्ष से ज्यादा, 1 वर्ष से ज्यादा क्या हो? उपयोगी हो। ये मूल 3 शर्तें जो परिसंपत्ति पूरा करती है उसी पर डेप्रिसिएशन लगाता है। तो अगर मैं भूमि की बात करूं तो भूमि टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स है, बिल्कुल है। भूमि व्यवसाय में 1 वर्ष से ज्यादा वर्ष के लिए काम में आती है, बिल्कुल काम में आती है। तीसरा महत्वपूर्ण काम है, क्या भूमि का जीवन काल निश्चित है? क्या निश्चित नहीं है। तो इसी शर्त को पूरा नहीं करने के कारण हम भूमि पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाते। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 8 की ओर अपन बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा, हमें क्या दे रखा है कि मूल्य ह्रास लगने का कारण निम्न में से है। डेप्रिसिएशन लगने का कारण निम्न में से क्या है? कुछ रीजन हमें दे रखे हैं। हमसे यह पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कारण मूल्य ह्रास लगने का है? लगने की बात हो रही है। नंबर 1 ऑप्शन
ऑप्शन नंबर एक है निरंतर उपयोग। बिल्कुल किसी वस्तु को, किसी संपत्ति को आप निरंतर उपयोग करोगे तो उसके मूल्य में कमी आएगी। अप्रचलन भी मूल्य ह्रास का एक कारण होता है, बिल्कुल होता है। अप्रचलन और मूल्य ह्रास दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन मूल्य ह्रास का एक कारण क्या होता है, अप्रचलन होता है। ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण, दुर्घटना के कारण भी किसी संपत्ति के मूल्य में कमी आ सकती है। इसका मतलब इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि मूल्य ह्रास लगने के तीनों ही कारण है वो पॉजिटिव हैं, तीनों ही कारण पॉसिबल हो सकते हैं। अतः सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 हमारे सामने दे रखा है, वो देखिएगा क्या दे रखा है। प्रश्न संख्या 9 अपने सामने है कि अमूर्त स्थायी संपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी को कहा जाता है। अमूर्त स्थायी संपत्तियां, इनटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स। पहली बात, अमूर्त स्थायी संपत्ति कहते किसे हैं? अमूर्त स्थायी संपत्ति कहते किसे हैं? प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि अमूर्त स्थायी संपत्ति कहेंगे किसे? वे स्थायी संपत्तियां, स्थायी संपत्ति की क्या परिभाषा? जो व्यवसाय में 1 वर्ष से ज्यादा वर्ष के लिए उपयोगी रहे वो स्थायी संपत्तियां हैं। अमूर्त की क्या परिभाषा? जिसके रूप स्वरूप को हम देख नहीं सकते, सिर्फ उसकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं, वो सारी परिसंपत्तियां कौन सी परिसंपत्तियां कहलाएगी? अमूर्त स्थायी परिसंपत्तियां कहलाएंगी। और अमूर्त परिसंपत्तियों के मूल्य में जो कमी होती है उसे साथियों पर डेप्रिसिएशन नहीं बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्रश्न अपन से ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है मूल्य ह्रास का, तो मूल्य ह्रास तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। दूसरा ऑप्शन अपलेखन का दे रखा है, मुझे नहीं पता, मैं अपलेखन को एक बार छोड़ रहा हूं। तीसरा ऑप्शन है रिक्तीकरण। रिक्तीकरण का संबंध होता है वो क्षयशील संपत्तियों के साथ होता है। कौन सी संपत्तियों के साथ होता है? क्षयशील संपत्तियों के साथ होता है, जिनके मूल्य में धीरे धीरे कमी होती है। जैसे तेल के कुएं हो गए, लकड़ी का सूखना हो गया, जिनकी प्रकृति के कारण उनमें धीरे धीरे कमी हो जाती है। कोयले की खान में कोयले की कमी हो गई, ये सारी चीजें हैं वो क्षयशील संपत्तियों की निशानी है। तो उन पर डेप्रिसिएशन, उन पर उनके मूल्य में कमी होने को हम किसके रूप में बोलते हैं? रिक्तीकरण को बोलते हैं। तो अमूर्त स्थायी संपत्तियों के मूल्य में कमी होने को अपन रिटर्न ऑफ या क्या बोलते हैं? अपलेखन बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? अपलेखन बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अमूर्त स्थायी संपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी क्या कहलाती है? अपलेखन कहलाती है। प्रश्न संख्या 10 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा हमें क्या दे रखा है इस संदर्भ में। प्रश्न संख्या 10 अपन को दे रखा है कि रिक्तीकरण का संबंध किस प्रकार की परिसंपत्तियों के साथ है। इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको अभी बता दिया, फिर भी बताइएगा रिक्तीकरण का संबंध, रिक्तीकरण का संबंध किस प्रकार की परिसंपत्तियों के साथ है? ऑप्शन नंबर ए अमूर्त स्थायी संपत्तियों के साथ, ऑप्शन नंबर बी मूर्त स्थायी संपत्तियों के साथ, ऑप्शन नंबर सी क्षयशील परिसंपत्तियों के साथ, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो इनमें से सही उत्तर बताइएगा कौन सा हो जाएगा? कि जो रिक्तीकरण है, रिक्तीकरण का मतलब हो गया संपत्ति के मूल्य में धीरे धीरे कमी होना। और किस प्रकार की संपत्तियों में? उनके प्राकृतिक कारण से। जैसे कोयले की खान में से लगातार अगर आप कोयले का खनन करोगे तो उसमें कमी होगी। तेल के कुएं में एक सीमा के बाद तेल निकलना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वो सारी चीजें अपन शामिल करते हैं, वो किसमें शामिल करेंगे? क्षयशील परिसंपत्तियों के संदर्भ में शामिल करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की ओर अपन बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा हमें क्या दे रखा है। प्रश्न संख्या 11 है निम्न में से अप्रचलन का कारण नहीं है। अप्रचलन की बात हो रही है। अप्रचलन का मतलब होता है जब किसी वस्तु, किसी संपत्ति की तकनीक विशेष में परिवर्तन हो जाता है, सुधार हो जाता है, तो उस पुरानी वस्तु के उपकरण को या मॉडल को अपन प्रचलन से बाहर कर देते हैं, उसे अपन अप्रचलन बोलते हैं। जैसे
एंड्रॉयड फोन आ चुके हैं, तो सिंपल जो सेट थे वो प्रचलन से बाहर हो गए। धीरे धीरे इनमें भी सुधार हो रहा है। जो प्रारंभ में एंड्रॉयड सेट आए थे उनके मुकाबले अब जो एंड्रॉयड सेट आ रहे हैं, मोबाइल सेट, वो ज्यादा अच्छी गुणवत्ता वाले आ रहे हैं। तो जो पुराने वाले हैं वो प्रचलन से बाहर हो गए। इसे ही अपन बोलते हैं प्रचलन से बाहर होना। तो प्रश्न हमसे ये पूछा गया है कि प्रचलन से बाहर होने का कारण नहीं है नहीं बल्कि नहीं है, नेगेटिव पॉइंट हमसे पूछा है। पहला ऑप्शन हमें दे रखा है कि तकनीकी सुधार। अगर किसी वस्तु में तकनीकी सुधार हो रहा है तो ये तय मानिए कि उसमें अप्रचलन होगा। मतलब पहले हम मोबाइल का सिंपल सेट काम में लेते थे, अब एंड्रॉयड सेट आया, तो बताओ सिंपल सेट है वो प्रचलन से बाहर हुआ कि नहीं हुआ? ये कौन सा सुधार हो गया? तकनीकी सुधार। कानूनी प्रतिबंध। कानूनी प्रतिबंध का मतलब गवर्नमेंट ने अभी इंजन है जो मतलब व्हीकल्स चल रहे हैं उनके इंजनों के अकॉर्डिंग उन्हें बैन करना शुरू कर दिया है। C6 नाम करके वर्जन की अपन बात कर रहे हैं, उससे पहले के जो भी इंजन थे उन सबको बंद कर दिया है। तो बताइए कानूनी प्रचलन के कारण, कानूनी प्रतिबंध के कारण जो चीजें वो प्रचलन से बाहर हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ये इसका कारण हो गया। तीसरा है उत्पादन परिवर्तन। अगर उत्पाद में परिवर्तन हुआ, कोई नया मॉडल निकल के आ रहा है, तो ये भी इसका कारण हो जाएगा। निरंतर प्रयोग, किसी चीज का निरंतर प्रयोग हो रहा है तो उसमें डेप्रिसिएशन तो लग सकता है, लेकिन अप्रचलन कैसे होगा? तो इसलिए इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, मूल्य या ह्रास लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रश्न को ढंग से पढ़िएगा। प्रश्न में हमसे ह्रास लगाने के मुख्य उद्देश्य को पूछा है। कौन से उद्देश्य को पूछा है? मुख्य उद्देश्य। अब मुख्य उद्देश्य कहने का मतलब क्या है इसका, कि मेन पर्पज क्या है तो ये सारे ही पर्पज जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, लेकिन मेन पर्पज क्या है प्रश्न हमसे ये पूछा गया है। डेप्रिसिएशन लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर 1, क्या संपत्ति के प्रतिस्थापन के लिए कोषों की व्यवस्था करना है, यह भी इसका उद्देश्य है। दूसरा, शुद्ध लाभ आने की गणना करना, यह भी इसका उद्देश्य है। सही आर्थिक स्थिति पता लगाना, यह भी उद्देश्य है। सही मूल्यांकन करना, यह भी उद्देश्य है। लेकिन अब इन चारों में से हमें प्राथमिकता देनी होगी कि मूल्य ह्रास हम क्यों लगाते हैं, मूल्य ह्रास का मूलतः रीजन क्या होता है। देखिएगा, मूल्य ह्रास की अगर मैं स्टिक परिभाषा बताऊं आपको, लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी के अनुसार, तो स्टिक परिभाषा इसकी यही है, किसी परिसंपत्ति को उसके जीवन काल में वितरित करना, किसी परिसंपत्ति की लागत को उसके जीवन काल में वितरित करना ही मूल्यह्रास है। क्यों वितरित करते हैं? ताकि हमें नई मशीन, आज से 10 साल बाद जब ये मशीन खत्म हो जाएगी तो इसकी जगह जो नई मशीन स्थापित करेंगे उसके लिए हमें कोषों की व्यवस्था करनी है कि नहीं करनी है? बिल्कुल करनी है। इसका मतलब इसका जो सही रीजन है, जो मुख्य पर्पज है, मूल उद्देश्य है, वो इसका बताइएगा क्या होगा? संपत्ति के प्रतिस्थापन के लिए कोषों की क्या करना है? व्यवस्था करना है। अगर यहीं पर ऑप्शन ये होता उपयुक्त सभी, अगर सभी ऑप्शन होता तो मैं सभी पर क्लिक करता, लेकिन इन चारों में से मुझे एक ऑप्शन को छांटना है, तो मैं एक ऑप्शन वो छांटूंगा जो कि इसके लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी की भाषा में जो डेप्रिसिएशन के ज्यादा नजदीक बैठता हो। तो यहां सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि संपत्ति के प्रतिस्थापन के लिए कोषों की व्यवस्था करना इसका मुख्य ध्येय माना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 हमारे सामने है
वैधानिक व्यवस्थाओं में मूल्यह्रास की अनिवार्यता किस धारा में की गई है? किस एक्ट की बात कर रहे हैं? कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 में ये कहां लिखा है कि मूल्यह्रास एक अनिवार्य तत्व है। डेप्रिसिएशन कंपनी को लगाना पड़ेगा किससे पहले? जबकि वह लाभांश का बंटवारा कर रही है। लाभांश योग्य लाभों को निकालने से पहले कंपनी को मूल्यह्रास का निपटान करना पड़ेगा। ये बात कंपनी एक्ट 2013 में किस सेक्शन के अकॉर्डिंग लिखी गई है? प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है। धारा 123, धारा 126, धारा 5, धारा 66। तो इसका सही उत्तर बताइएगा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ह्रास के लिए अनिवार्य वैधानिक व्यवस्था कहां दी गई है? प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि ह्रास के लिए अनिवार्य वैधानिक व्यवस्था कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत कहां दी गई है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो सही उत्तर अपना हो जाता है साथियों। बताइएगा कौन सा, फटाफट गेस कीजिएगा कौन सा होना चाहिए इसमें। तो इसका सही उत्तर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। धारा 123 में, धारा 123 में ये लिखा गया है स्पष्ट तौर पर कि कंपनी अपने लाभांश वितरण पर विचार तब तक नहीं कर सकती जब तक कि वो मूल्यह्रास का समायोजन लाभों में से न कर ले। यानी डेप्रिसिएशन लगाने के बाद के जो शुद्ध लाभ आएंगे उन्हीं में से आप विचार कर सकते हो कि कितने लाभ आप लाभांश के रूप में रख सकते हो। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। किसके संदर्भ में? कि वैधानिक व्यवस्थाओं के संदर्भ में कहां लिखा गया है? तो उत्तर हो जाएगा धारा 123 में। मैं बढ़ रहा हूं प्रश्न संख्या नेक्स्ट की ओर। अगला प्रश्न अपना है वो प्रश्न संख्या 14 आपके सामने स्क्रीन पर है। मूल्यह्रास की राशि, मूल्यह्रास की राशि का निर्धारण करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? डेप्रिसिएशन आपको लगाना है तो डेप्रिसिएशन लगाने के लिए आपको किन किन चीजों के बारे में जानकारी होनी जरूरी है? मूल्यह्रास लगाने के लिए आपके पास कौन कौन से डाटा हैं वो उपलब्ध होने अनिवार्य हैं। प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, स्थायी संपत्ति की लागत बिल्कुल होनी जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, स्थायी संपत्ति की लागत होनी जरूरी है। पूंजीगत व्यय, संपत्ति को खरीदने से लेकर के काम में लेने लायक बनाने तक के सारे खर्चे यहाँ पूंजीगत खर्चे माने जाएंगे, परिसंपत्ति की लागत में जुड़ेंगे। दूसरा ऑप्शन भी सही है, संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य काम में लेने के बाद जीवन काल समाप्ति पर कितने रुपए में बटेगी ये भी जरूरी है। जीवन काल, लाइफ टाइम, ये भी जरूरी है। यानी इसके चारों के चारों, तीनों की तीनों जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शन जो दे रखे हैं वो चारों के चारों ऑप्शन ही क्या है? सही है। तो इसका उत्तर नंबर 5 हो जाएगा। उपयुक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ह्रास लगाने के लिए हमें इन सभी तत्वों की आवश्यकता होती है। संपत्ति की लागत, उस पर हुए पूंजीगत व्यय, उसका अवशिष्ट मूल्य, उसका जीवन काल, इन सभी तत्वों को जोड़ करके ही अपन डेप्रिसिएशन की परिभाषा को बनाते हैं। क्लियर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 हमारे सामने है। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा क्या दे रखा है इसमें। प्रश्न संख्या 15 हमें दे रखा है कि मूल्यह्रास लगाने के लिए, मूल्यह्रास लगाने के लिए आवश्यक है कि, मूल्यह्रास लगाने के लिए आवश्यक है कि क्या क्या चीजें आवश्यक है डेप्रिसिएशन लगाने के लिए? प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है। नंबर 1, संपत्ति का उपयोग एक लेखांकन वर्ष से अधिक हो। ये वही शर्तें आगे जिन शर्तों की अपन अभी बात कर रहे थे। मूल्यह्रास लगाने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं? क्या संपत्ति
का उपयोग वो है वो एक लेखांकन अवधि से अधिक समय के लिए होना आवश्यक है, बिल्कुल आवश्यक है। सीमित जीवन काल हो, संपत्ति का जीवन है वो क्या हो, सीमित जीवन काल हो। संपत्ति का क्रय विक्रय, संपत्ति का क्रय विक्रय के लिए न हुआ हो, बिल्कुल संपत्ति हमने इसलिए खरीदी है ताकि संपत्ति को अपन व्यवसाय में दीर्घकाल के लिए काम में ले सकें। ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा उत्तर हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि मूल्यह्रास लगाने के लिए आवश्यक है कि संपत्ति का उपयोग एक लेखांकन अवधि से अधिक समय के लिए हुआ हो, संपत्ति का जीवन काल क्या हो, सीमित होना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, संपत्ति का क्रय विक्रय क्रय है वो क्रय संपत्ति का जो क्रय है वो विक्रय के उद्देश्य से नहीं हुआ हो। इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपके 15%, प्रश्न संख्या 16 की ओर मैं बढ़ रहा हूं। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा हमें क्या दे रखा है। प्रश्न संख्या 16 हमसे पूछा गया है कि किस विधि में ह्रास की राशि का प्रभाव लाभ हानि खाते पर प्रति वर्ष समान पड़ता है। देखिएगा थोड़ा सा मैं यहां बता देता हूं, डेप्रिसिएशन के जो मेथड हैं वो एनसीईआरटी में भी अपने डेप्रिसिएशन के दो ही मेथड दे रखे हैं डेप्रिसिएशन की गणना करने के लिए। एक तो एसएलएम मेथड और एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो प्रश्न आपसे जो पूछा गया है वो इसी बेस पर पूछा गया। ये तो है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको बोलते हैं सीधी रेखा पद्धति। सीधी रेखा पद्धति या समान किस्त विधि भी इसको अपन बोलते हैं, और इसे बोलते हैं अपलिखित मूल्य विधि। अपलिखित मूल्य विधि, ये दो विधियां हैं। इन दोनों विधियों के संदर्भ में प्रश्न से ये पूछा गया है किस विधि में ह्रास की राशि का प्रभाव। देखिएगा प्रश्न सिर्फ ह्रास से संदर्भित है, प्रश्न सिर्फ ह्रास से संबंधित है। किस विधि में ह्रास की राशि का प्रभाव लाभ हानि खाते पर प्रति वर्ष क्या पड़ता है, समान पड़ता है। किस विधि में ह्रास की राशि का प्रभाव लाभ हानि खाते पर प्रति वर्ष क्या रहता है, समान रहता है। प्रश्न ये पूछा गया है। तो मेथड अपन से पूछा गया है डेप्रिसिएशन समान बताइएगा कौन सी विधि में रहेगा। एसएलएम विधि में प्रति वर्ष हम ह्रास है वो एक ही प्रकार से वार्षिक चार्ज करते हैं, यानी इस विधि में ह्रास की राशि समान रहेगी, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थायी किस्त पद्धति। इसमें डेप्रिसिएशन की राशि हर वर्ष समान रहेगी। साथियों ध्यान दीजिएगा, डेप्रिसिएशन की राशि का प्रभाव पी एंड एल पर प्रति वर्ष समान रहेगा। सिर्फ डेप्रिसिएशन की मैं बात कर रहा हूं, ओनली फॉर डेप्रिसिएशन के लिए कॉन्सेप्ट लागू होगा। क्लियर है? तो इसके बाद अगला प्रश्न है वो अपना इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ही होगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा नेक्स्ट प्रश्न को। प्रश्न संख्या 17 की अपन चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 देखिएगा हमें क्या बोल रहा है। प्रश्न संख्या 17 हमसे ये पूछ रहा है कि किस विधि में ह्रास व मरम्मत का प्रभाव, ह्रास व मरम्मत का प्रभाव लाभ हानि खाते पर प्रति वर्ष लगभग समान बना है। अब इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना पड़ेगा भाई, इस कॉन्सेप्ट को जरा गौर से हमें समझना पड़ेगा। मैं दोनों विधियां ले रहा हूं, यहां मैंने विधि ले ली स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम मेथड, यहां मैंने ले ली रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड।
ये दो विधियां हैं, क्लियर है, एसएलएम और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। दोनों विधियों में हमें समझना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन की मैं बात करता हूं, मैं ये मानता हूं कि एक परिसंपत्ति का मूल्य है वो 100 रुपए का, कॉस्ट हमारे पास कितने की है, 100 रुपए की है। तो फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन की बात करता हूं, तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन यहां भी कितना आ गया, डेप्रिसिएशन की रेट में 10% पर एनम मान रहा हूं 10, यहां भी कितना आ गया 10। संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य बताओ कितना रह गया, यहां संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य कितना रह गया 90। अगले साल का सेकेंड ईयर का फिर डेप्रिसिएशन फिर डेप्रिसिएशन अपने पास आ रहा है, वो कितना आ रहा है बताओ 10। नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर वैल्यू कितनी रहेगी 80, फिर डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है 10। तो इस विधि में डेप्रिसिएशन प्रतिवर्ष क्या आ रहा है, समान आ रहा है। डेप्रिसिएशन क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इस विधि की मैं बात कर रहा हूं, तो इस विधि में डेप्रिसिएशन देखो 10 का आया, यहां वैल्यू कितनी बची 90 की, 90 में से आपने डेप्रिसिएशन घटाया, अब की बार रिटर्न डाउन वैल्यू पर लगेगा। सेकेंड ईयर का ह्रास कितना लग जाएगा 9, वैल्यू कितनी बच जाएगी 81, कितनी वैल्यू बच गई 81। इस साल का ह्रास थर्ड ईयर का जो डेप्रिसिएशन आएगा वो 81 का 10% आ जाएगा, 8.1 आ जाएगा। तो 80 अपने पास है, ये अपने पास वैल्यू कितनी बच गई भी 81 माइनस में कितना करता हूं 8 करता हूं, तो 81 माइनस 10 करता हूं तो अपने पास 71, और ये बच जाती है अपने पास 72.9 की वैल्यू बचेगी। कितने की वैल्यू बचेगी 72.9। ये 72.9 की जो वैल्यू है ये किस दिन बचेगी बताओ, 72.9 की जो वैल्यू है ये बचेगी अपने पास तीसरे वर्ष के एंड में। किस वर्ष के एंड में, तीसरे वर्ष के एंड में अपने पास वैल्यू ये बच जाती है, क्लियर। यहां बची 72.2 और यहां वैल्यू कितनी बची है 80 माइनस 10 यानी 70 की वैल्यू बच रही है। डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूं, सिर्फ ह्रास की मैं बात करता हूं, देखिएगा ह्रास की बात करता हूं तो प्रतिवर्ष यहां ह्रास कितना चार्ज हुआ देखिएगा 10 10 10 समान रहता है। यहां ह्रास है वो प्रतिवर्ष घटता चला जाता है 10 9 8.1, क्लियर। अब बात ये रह गई कि अगर मैं ये मानता हूं कि मूल्य ह्रास है, सॉरी मरम्मत का जो खर्चा है वो मरम्मत का खर्चा अपना है वो कैसे कैसे बढ़ता जाएगा बताओ। पहले वर्ष जब आपने मशीन खरीदी थी उस वर्ष आपका मरम्मत का खर्चा मैं ये मान के चल रहा हूं कि कुछ भी नहीं है, नील मरम्मत का खर्चा है। तो पहले वर्ष मरम्मत का खर्चा मैंने लिया, देखो यहां रिपेयर का मैं खर्चा ले रहा हूं, किस चीज का खर्चा ले रहा हूं रिपेयर। रिपेयर का मतलब समझते हो, मशीन अगर चलेगी तो बताओ जिस साल आपने मशीन खरीदी थी उस साल आपका रिपेयर का खर्चा ज्यादा आएगा कि कम आएगा, सीधी सी बात है, जिस साल नई मशीन खरीदी उस साल रिपेयर का खर्चा कम आएगा। पहली साल मैंने दोनों पे रिपेयर का खर्चा क्या ले लिया जीरो, जीरो। तो पहले साल का दोनों के ऊपर ह्रास प्लस रिपेयर, ध्यान से सुनिएगा मैं यहां क्या जोड़ रहा हूं, प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, ह्रास की राशि प्लस मरम्मत दोनों के योग की मैं बात कर रहा हूं। तो जो अपने पास स्टेट एसएलएम मेथड है उसमें पहले साल का 10 प्लस 0 बराबर कितना आया 10, सेकेंड मेथड में भी कितना आया 10 प्लस 0 बराबर कितना आया 10। पहले साल दोनों में ह्रास प्लस रिपेयर दोनों का खर्चा 10-10 बराबर है। सेकेंड ईयर की मैं बात कर रहा हूं, सेकेंड ईयर आप ये मान रहे हो कि लगभग आपका रिपेयर का खर्चा अब की बार 1 रुपए का आ गया। कितने रुपए का रिपेयर का खर्चा आ गया भाई 1 रुपए का रिपेयर का खर्चा आ गया। 1 रुपए का रिपेयर का खर्चा आने का मतलब हो गया यहां पर आप जोड़ रहे हो 10 रुपए का आपका खर्चा आ रहा था प्लस रिपेयर 1 रुपए की, यानी टोटल एक्सपेंडिचर आपका P&L से कितना ट्रांसफर हो जाएगा 11 रुपए। इस वाले मेथड की मैं बात कर रहा हूं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है 9 और आपने रिपेयर का खर्चा कितना लिया भाई 1, क्योंकि खर्चा बढ़ा, पिछले साल 0 था इस साल रिपेयर होगी। भाई एक मोटर गाड़ी पे उदाहरण ले लीजिएगा आप, पहले साल आपको मोटर गाड़ी पर सर्विस वगैरह का खर्चा क्या करना पड़ता है बिल्कुल कम, न के बराबर, क्योंकि कुछ सर्विस तो कंपनी फ्री में देती है इसलिए उस पर खर्चा 0 आया। जैसे जैसे आप लगातार सालों में उसका उपयोग बढ़ाओगे उसके ऊपर मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। पहले साल में मेंटेनेंस का खर्चा मैंने 0 रखा, सेकेंड ईयर मेंटेनेंस का खर्चा मैंने 1 रुपए रखा, तो इस पर खर्चा बताओ कितना आया 10। पहले साल भी कितना था 10, इस साल भी 10 है। तीसरे साल ये मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ करके अपना कितना हो जाता है भाई, मैं ये मान रहा हूं कि 1.1 हो जाता है या 1.9 के लगभग मान लेता हूं,
ठीक है, 1.9 के लगभग हो जाता है। 1.9, 0, 0 से बढ़ा 1, 1 से बढ़ा 1.9। तो इस पर बताओ तीसरे साल का ह्रास कितना आया? 10 प्लस 1.9 बराबर 11.9 का आ जाता है। जबकि इसके ऊपर खर्चा कितना आया? तीसरे साल का ह्रास लग रहा था 8.1 प्लस 1.9, तो वैल्यू कितनी होगी? 10 और ये 10.0। यानी इस विधि में देखिएगा, इस एग्जाम्पल से आप स्पष्ट समझ सकते हो कि जो अपना रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, कौन सा मेथड है? रिटर्न डाउन वैल्यू जो मेथड है, इस मेथड में अपना जो डेप्रीशिएशन है वो डेप्रीशिएशन प्लस, ध्यान से सुनिएगा, पिछले प्रश्न में क्या था? सिर्फ डेप्रीशिएशन था। इस प्रश्न में डेप्रीशिएशन प्लस रिपेयर का खर्चा है। दोनों के खर्चे को अगर मैं जोड़ता हूं, दोनों के खर्चे को मैं जोड़ता हूं तो पी एंड एल पर प्रतिवर्ष लगभग समान खर्चा कौन सी विधि में बना रहता है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में बना रहता है, न कि एसएलएम मेथड में बने रहेगा। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताओ क्या होगा? कर्मागत ह्रास विधि, कर्मागत ह्रास विधि, सीधी रेखा पद्धति नहीं होगा, स्थायी किस्त विधि भी नहीं होगा, रिक्तीकरण विधि भी नहीं होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न की बारीकी को समझिएगा और उसकी बारीकी को ध्यान में रखते हुए ही प्रश्न का हमें उत्तर देना है कि एग्जामिनर हमसे पूछना क्या चाह रहा है। अगर बात वहां ह्रास प्लस मरम्मत दोनों के टोटल की हो रही है तो प्रतिवर्ष किस विधि में योग बराबर रहेगा? ध्यान दीजिएगा, उत्तर आएगा अपना कर्मागत ह्रास विधि। और अगर बात सिर्फ डेप्रिसिएशन की हो रही है, सिर्फ मूल्य ह्रास की बात हो रही है, तो मूल्य ह्रास के संदर्भ में, किस संदर्भ की मैं बात करूंगा? सिर्फ मूल्य ह्रास की अगर मुझे बात करनी हो तो सिर्फ मूल्य ह्रास के संदर्भ में अपना बैलेंस है वो बराबर रहेगा। वो कौन सी विधि में रहेगा? सीधी रेखा पद्धति के अकॉर्डिंग रहेगा। तो प्रश्न हमसे क्या पूछा जा रहा है, उस प्रश्न का उत्तर भी हमें उसी के अकॉर्डिंग देना है। उस प्रश्न का उत्तर भी हमें उसी के अकॉर्डिंग देना है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको जो बातें बताई उन दोनों को ध्यान रखिए। एसएलएम विधि की क्या खासियत है कि मूल्य ह्रास है वो प्रतिवर्ष समान बना रहता है। मूल्य ह्रास प्रतिवर्ष समान बना रहता है। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की क्या खासियत है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की क्या खासियत है कि डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयर, डेप्रिसिएशन प्लस रिपेयर, इनका जो भार है वो पी एंड एल अकाउंट पर, पी एंड एल पर प्रतिवर्ष समान बना रहे। इसीलिए बेस्ट मेथड कौन सा रहता है बिजनेस में? अगर ऑल ओवर कंडीशनों को अपन स्टडी कर करके किसी एक मेथड का हमें चुनाव करना हो, किसी एक विधि का अगर हमें चुनाव करना हो, तो कौन सी विधि अच्छी रहेगी? उत्तर अपना आएगा इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। सही जो विधि का चयन होगा वो विधि कौन सी हो जाएगी? अपनी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ही एक परफेक्ट मेथड है, रहता है। क्लियर है? तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सही उत्तर मैंने बता दिया आपको, ए है। साथियों, बाकी अपने प्रश्नों की चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में जारी रखेंगे। थैंक यू।